जिसके ऊपर भरोसा होता है, जब वही व्यक्ति धोखा दे देता है तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मतलबी सी लगने लगता है। आज की कहानी में भी कुछ ठीक ऐसा ही होता है। एक लड़की जो अपने घर परिवार वालों को बिना कुछ बताए अपने सहेली के साथ शहर घूमने चली जाती है, लेकिन शहर से वापस वो अपने घर पे आने में करीब 2 सालों का समय बीत जाता है। और इन 2 सालों के भीतर इन लड़कियों के साथ इस कुछ ऐसा हो जाता है जिसको जान करके कहीं ना कहीं आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच में आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं आपको भी सोचने पे काफी मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज के भीतर न जाने कैसे कैसे दरिंदे लोग अभी भी भरे पड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना दरअसल हम बताने वाले हैं आपको, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है मऊ, और इसी मऊ का एक कॉलोनी पड़ता है मुंशीपुरा। और इसी मुंशीपुरा कॉलोनी का रहने वाली रीमा होती है। रीमा जिसकी उम्र करीब 14 से 15 वर्ष के आसपास होती है। दरअसल रीमा के पिता बहुत साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, यानी उनकी मौत हो चुकी है। रीना की माँ जो लोगों के घर में चूल्हा चौका का काम करती है, काफी मुश्किल से अपनी बच्चों की परवरिश करती है। रीमा की घर की माली स्थिति इतनी खराब होती है कि रीमा भी बचपन में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और अक्सर अपनी माँ के साथ लोगों के घर में काम करने के लिए भी जाती है। अब रीमा की एक सहेली होती है जिसका नाम होता है निशा। अब निशा जिसका उम्र करीब करीब 18 से 20 वर्ष के आसपास होता है। जो रीमा और निशा दरअसल ये दोनों बचपन की ही सहेलियां होती है। निशा के 2 रिश्तेदार होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है अजय और दूसरे का नाम होता है प्रकाश, जो वाराणसी के रहने वाले होते हैं। इसीलिए निशा अपने अक्सर दोनों रिश्तेदारों के पास वाराणसी जाती है और वहां जा करके जब घूम करके वापस अपने गांव आती है, शहर के तरह तरह की काफी बुराइयां अपनी सहेली रीमा से करती रहती है। जिसको सुन करके रीमा भी अपने दोस्त निशा से कहती है कि अगर मेरे पास भी काफी सारा पैसा होता तो मैं भी तुम्हारी तरह शहर घूमने के लिए जाती। अब जैसे इस तरह की बातें रीमा कहती है तो निशा कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जब अगली बार वहां जाऊंगी तुमको भी अपने साथ लेकर के जाऊंगी। रीमा कहती है कि मेरी माँ कभी भी शहर नहीं जाने देगी। इस पे निशा समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने माँ से कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल जब हम सुबह को निकलेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे, तुम्हारी माँ को कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम दिन भर कहाँ थी। जैसे इस तरह की बातें रीमा से कहती है निशा, तो निशा के साथ रीमा जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर साल 2021 के शुरुआती महीने के ही रीमा एक दिन निशा के साथ बनारस ही पहुंच जाती है। जब वहां जाती है दिन भर शहर में घूमती है, लेकिन जैसे इस शहर में जाती है, निशा के दोनों रिश्तेदार अजय और प्रकाश जो है रीमा को जब देखते हैं तो रीमा की खूबसूरती को देख करके कहीं ना कहीं दोनों की नीयत खराब हो उठती है। अब शाम के समय रीमा जब अपने घर वापस आने के लिए कहती है, अजय और प्रकाश जो है रीमा को एक कमरे के भीतर लेकर के जाते हैं और उसके साथ काफी जोर जबरदस्ती कर देते हैं। रीमा जब दोनों को मना करती है तो पहले अजय रीमा के साथ दुष्कर्म करता है। उस पल का कुछ वीडियो प्रकाश अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। उसके बाद से प्रकाश जब रीमा के साथ में जोर जबरदस्ती करने लगता है तो अजय भी उस पल का वीडियो अपने मोबाइल में कुछ वीडियो बना लेता है। अजय प्रकाश जब रीमा के साथ काफी जोर जबरदस्ती करता है, रीमा इस दर्द को काफी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो चीखती चिल्लाती है, अपनी जिंदगी की भीख मांगती रहती है। लेकिन इन दोनों दरिंदों के ऊपर इस कदर से हैवानियत सवार होता है कि रीमा की चीख पुकार इसके कानों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। जैसे ही अजय और प्रकाश की अपनी हवस पूरी कर हो जाती है, इसकी दरिंदगी पूरी होती है, तो रीना इस प्रकार से गुस्से में आती है कि दोनों को धमकी देते हुए कहती है कि शाम के समय जब मैं घर जाऊंगी ये सारी बातें अपनी माँ से कह दूंगी। रीमा जैसे इस तरह की बातें दोनों प्रकाश और अजय को दोनों को देती है, अजय प्रकाश दोनों ये बात सुन करके डर जाता है। रीमा को घर नहीं भेजता बल्कि उसी कमरे के भीतर 1 सप्ताह तक और बंद करके रखता है और लगातार 1 सप्ताह तक रीमा के शारीरिक शोषण करते रहता है, जोर जबरदस्ती। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह का समय बीत जाता है, इधर रीमा का जब कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है, रीमा की माँ नजदीकी थाने पुलिस स्टेशन जाकर के अपने बच्चे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी रीमा की तलाश अच्छे ढंग से नहीं करती है। लेकिन जैसे 1 सप्ताह का समय और बीत जाता है, इस बात की जानकारी अजय और प्रकाश को पता चल जाता है
कि रीमा की माँ जो है थाने में जाकर के उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी है। इसीलिए दोनों के दोनों जो है इस प्रकार से डरते हैं कि दोनों सोचते हैं कि अगर रीमा घर पे गई, सीधे थाने में पहुंचेगी, पुलिस को जब बताएगी, हम दोनों पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए अजय और प्रकाश अब रीमा से अपना छुटकारा पाने की इसी वाराणसी के शिवदासपुर वेश्या बाजार के भीतर जाते हैं। वहां जाकर के कोठी के मालकिन अफजल बेगम से मुलाकात कर लेते हैं। दरअसल अजय और प्रकाश जो अफजल बेगम को पहले से ही जान रहे थे, जाकर के अफजल बेगम से कहते हैं कि हमारे पास एक लड़की है जिसको तुम अपने पास रख लो। अफजल बेगम उस लड़की की पहले उम्र के बारे में पता करती है। दोनों कहते हैं कि उसकी उम्र अभी मात्र 14 से 15 साल के आसपास है। जैसे ही नाबालिग बताते हैं, अफजल बेगम जो है रीमा को अपने पास रखने से साफ मना कर देती है। दोनों कहते हैं कि हमने रीमा के साथ करीब 1 सप्ताह तक गलत काम किया है, लेकिन हमने उसका कुछ अश्लील वीडियो भी अपने मोबाइल में बना लिया है। तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम वो अपने पास रखो, उसको किसी को कुछ भी नहीं कहेगी। जैसे इस तरह की बातें वो कहती है, अब अफजल बेगम कम उम्र की लड़की को जान करके लालच में पड़ जाती है, क्योंकि वेश्या बाजार के भीतर कम उम्र की लड़कियों का काफी डिमांड हुआ करता है। उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा भी दिया जाता है। दरअसल अफजल बेगम दोनों के सामने सिर्फ इनकार इसलिए करती है कि अजय और प्रकाश उससे ज्यादा पैसे नहीं मांगे। जहां बार बार जब इनकार करती है, अजय और प्रकाश अफजल बेगम से कहते हैं कि तुमको जो कुछ भी समझ में आएगा हमको पैसे दे दो और तुम उसके अपने पास तुम उसको रख लो। तब अफजल बेगम दोनों को 30,000 रुपया दे देती है और रीमा को अपने पास रख लेती है। दरअसल अफजल बेगम भी जो अपना धंधा चलाती है, वहां पर लड़कियों के साथ सिर्फ गलत ही काम नहीं करवाती, बल्कि उसके पल का कुछ अश्लील वीडियो बना करके उसको मार्केट में भी सेल कर देती है और इसी रास्ते से भी अच्छा खासा पैसा भी कमाती है। अब उसके धंधे पे जो लोग आते हैं, उसी अश्लील वीडियो को दिखा करके और तब उन लड़कियों के साथ में उस तरह की काम भी करवाती है। इस तरह से अफजल बेगम का धंधा इस तरीके से आगे बढ़ती है, काफी फलता फूलता है। रीमा जब अफजल बेगम के पास पहुंच जाती है, इस धंधे में उतरने से साफ मना करती है। इसीलिए सबसे पहले अफजल बेगम के आदमी ही रीमा के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। उसके बाद से रीमा को जब ये बात लग जाता है कि अब इस चंगुल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, आखिरकार ना चाहते हुए भी रीमा मजबूर होकर के इस धंधे में उतर जाती है। जैसे इस धंधे में उतर जाती है, रीमा के ऊपर काफी सारे पैसा लुटाना शुरू कर देता है। अफजल बेगम रीमा से अच्छा खासा पैसा भी कमाती है। करीब 2 साल का समय बीतता है, लेकिन 2 साल बाद अफजल बेगम की परेशानी तब बढ़ जाती है जब रीमा गर्भवती हो जाती है। जब रीमा प्रेग्नेंट होती है तो अफजल बेगम दवा भी देती है, लेकिन वो दवा रीमा के ऊपर कोई काम नहीं करता है। अब इसीलिए अफजल बेगम अब ये सोच में पड़ जाते कि रीमा को अब डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, लेकिन तब तक भी रीमा अभी बालिग नहीं हुई थी। अब अफजल बेगम ये बात सोचने लगती है, अगर उसको लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो पकड़ी जा सकती है। इसीलिए खुद अफजल बेगम रीमा को लेकर के डॉक्टर के पास नहीं जाती, बल्कि उसके धंधे में काम करने वाली एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है पुष्पा। पुष्पा के साथ रीमा को मार्केट में डॉक्टर के पास भेज देती है। पुष्पा जब रीमा को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है, इधर रीमा जो है पुष्पा को किसी भी तरीके से चकमा दे करके वहां से भाग जाती है। अब सीधे वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वहां से ट्रेन पकड़ के सीधा मऊ अपने गांव पहुंच जाती है। साल 2023 के शुरुआती महीने में ही, जब करीब 2 साल के बाद रीमा जब अपने घर पे आती है, उसकी माँ जब अपनी बच्चियों को देखती है, देख करके काफी चीख पुकार के रोने लगती है। चीखते हुए रोती है तो रीमा भी माँ से रोते हुए काफी दास्ता बताती है। जैसे अपनी सारी करतूत जो उसके साथ हुआ था उसके बारे में जब बताती है, रीमा की माँ इस तरह से गुस्से में आती है कि अपनी बच्ची का तुरंत हाथ पकड़ती है और सीधे पुलिस थाने पहुंच जाती है और थाने में जाकर के रीमा की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है। पुलिस जब रीमा की पूरी कहानी को सुन लेती है तो मुकदमा दर्ज नहीं करती, बल्कि रीमा की माँ को समझाते हुए कहते कि ये मामला यहाँ का नहीं है, अपने बच्चों को लेकर के वाराणसी जाओ और वहां जाकर के वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करो। रीमा की माँ अपने बच्चों को लेकर के वाराणसी पहुंचती है और इसी शिवदासपुर पुलिस थाने के भीतर जाती है और पुलिस से अपनी बच्ची की पूरी कहानी को बताती है। जब अपने बच्चे की पूरी कहानी को बताती है, इसको सुनने के बाद भी शिवदासपुर की पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है,
क्योंकि जहां पर देह व्यापार का धंधा होता है वहां के आसपास की पुलिस भी कहीं ना कहीं उनसे साठगांठ करके पहले से रहती है। इसीलिए शायद शिवदासपुर पुलिस चौकी जो है रीमा की मुकदमा दर्ज नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद भी रीमा की माँ अपने जिद से पीछे नहीं हटती है। वो हारती नहीं है। रीमा की माँ अपनी बच्ची को लेकर के इसी वाराणसी के महिला आयोग संगठन से जाकर के मुलाकात करती है, जिस संगठन का नाम होता है गुड़िया संस्था। अब गुड़िया संस्था के संचालक होते हैं अजीत सिंह। और अजीत सिंह जो इस देश व्यापार के धंधे में काम करने वाले ना जाने कितने लड़कियों को अब तक इंसाफ दिला चुके हैं, उन्हें न्याय दिला चुके हैं। अजीत सिंह से जाकर के जब अपनी बच्ची की पूरी दास्तां बताती है, अजीत सिंह रीमा और उसकी मां को लेकर के फिर से शिवदासपुर पुलिस थाने पहुंचते हैं और जाकर के पुलिस के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं। तब जाकर के कहीं ना कहीं पुलिस मुकदमा को दर्ज कर लेती है। पुलिस मुकदमा को दर्ज करने के बाद 9 जुलाई 2023 को अफजल बेगम को अपने कब्जे में लेने के लिए उसके घर पे छापा मारती है। तो पता चलता है कि अफजल बेगम जो है अपना घर छोड़ करके भाग चुकी है। अब पुलिस अफजल बेगम के हर जगह पे तलाश करना शुरू करती है। इधर रीमा की माँ अपने बच्ची को लेकर के घर पे पहुंच जाती है। सबसे पहले अपनी बच्ची का जो है गर्भपात करवाती है। रीमा जैसे ठीक हो जाती है उसके बाद से रीमा की माँ अपने बच्ची का जो है देवरिया का रहने वाला सुरेश प्रसाद से शादी करवा देती है। रीमा जब सुरेश प्रसाद से शादी करती है अपनी पिछली पूरी जिंदगी की जो कहानी भी जो बीता अपने सुरेश से बता देती है। सुरेश भी जब अपनी पत्नी की पूरी तकलीफों को सुनता है, उसकी पूरी कहानी को जानता है, ये सब कुछ सच्चाई जानने के बाद भी रीमा को अपना लेता है। अब सुरेश के पिता जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन सुरेश अपनी माँ मालती देवी के साथ रहता था। लेकिन मालती देवी को जब रीमा की पूरी करतूतों के बारे में पता चल जाता है, मालती देवी अपनी बहू रीमा से काफी नफरत करने लगती है। अब सुरेश जो मुंबई शहर में रह करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शादी करने के बाद सुरेश जब अपनी नौकरी के ऊपर चले जाता है, इधर अफजल बेगम के लोगों को जब ये बात पता चलता है कि रीमा की शादी हो गई है, अब अफजल बेगम के लोग जो है रीमा के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि किसी भी तरीके से तुम केस को वापस ले लो। रीमा जब केस को वापस लेने से इनकार करती है, एक दिन अफजल बेगम के कुछ लोग जो है रीमा के ससुराल में पहुंच जाते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। इस बात की जानकारी जब गुड़िया संस्था के संचालक अजीत सिंह को जब ये बात पता चलता है, जाकर के पुलिस से कंप्लेन करते हैं। पुलिस फिर से जो है रीमा की तलाश करना शुरू करती है और बहुत जल्द ही रीमा को ढूंढ निकालती है। और रीमा को ढूंढने के बाद जो है पुलिस उसकी माँ के हवाले कर देती है रीमा को। अब रीमा अपने ससुराल नहीं जाती है बल्कि अपने माँ के पास रहने लगती है। उसके बाद रीमा जैसे अपनी माँ के पास पहुंच जाती है, उसके बाद से पुलिस अब अफजल बेगम के सरगर्मी से तलाश करती है। अब जब अफजल बेगम का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है, पुलिस अब अपने खबरियों को काम पे लगाता है। तभी एक खबरी थाने पहुंचता है और अफजल बेगम के बारे में सूचना पुलिस को खबर देता है। पुलिस को जैसे अफजल बेगम का खबर मिलता है, उसका लोकेशन पता चल जाता है। 23 नवंबर 2023 को पुलिस जो है उस लोकेशन पे पहुंच जाती है और अफजल बेगम को अपने कब्जे में ले लेती है। इधर रीमा जब अपने घर पे पहुंचती है तो अपने ससुराल नहीं जाती है बल्कि अपने माँ के पास ही साथ रहने लगती है। इसीलिए गुड़िया संस्था के संचालक अजीत सिंह जो है उसको सिलाई मशीन खरीद करके देते हैं। रीमा उसी सिलाई मशीन से लोगों को कुछ कपड़े सिल करके अपना पालन पोषण कर रही होती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब पत्रकार के कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ पत्रकार जाकर के रीमा से पूछताछ करते हैं। रीमा पत्रकार वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रही, बल्कि मेरे जैसे न जाने कितने लड़कियां और भी हैं जो इस लाइन में आकर के फंस चुकी है। कुछ लड़कियां जब इस लाइन से बाहर निकलती है, समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसलिए मजबूर होकर के वो लड़कियां खुद को खत्म कर लेती है। मैं उन लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि जब भी इस गंदगी से हम लोग बाहर निकले, हम भी इस समाज में उतना ही सर उठा करके जिए जितना कि बाकी के लोग अपने जिंदगी जी रहे होते हैं। क्योंकि इस लाइन में जब हम लोग पहुंचते हैं, गलत हमारे साथ तो होता है लेकिन गलती हमारी नहीं होती। ये रीमा का कहना होता है। पत्रकार से बातचीत करते हुए रीमा कहती है अगर समाज एक्सेप्ट नहीं करती तो समाज की उन लोग की गलती कहीं ना कहीं जो समाज के उन लोग गलत करते हैं। पुलिस तो अजय और प्रकाश की तलाश जारी रखी हुई जिन्होंने पहली बार रीमा के साथ दुष्कर्म किया था। दरअसल ये दोनों अपना घर छोड़ करके भाग चुके हैं। पुलिस का कहना है कि हम दोनों की तलाश कर रहे हैं, जितना जल्द हो सकेगा
दोनों को कब्जे में लेकर के जरूर आएंगे। दोनों इस पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको बताना था, आपको सचेत करना था, आपको जताना था कि जहां भी रहे सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। वैसे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।